प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं RSCET के लेसन 2 के बारे में। जी हाँ, अपने RSCET की जो बुक है उसके लेसन 2 के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं। लेसन 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस यानी हैं तो वो अपने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने यानी RSCET की जो बड़ी बुक है उसके लेसन 1 के बारे में यानी डिस्कस किया था, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हम लेकर आए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अभी अपने आज लेसन 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो आपके लिए लेकर आए हैं। और आगे से आगे 1 बाय 1 यानी जैसे जैसे सभी लेसन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम आपके लिए लेकर आएंगे। और एक महामैराथन क्लास है तो वो भी इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी क्या है तो ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या रहने वाला है? वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी ऑप्शन नंबर ए आपका है अत्यंत मेन मेमोरी है। अत्यंत मेन मेमोरी है, अत्यंत वृहत सेकेंडरी मेमोरी है, अत्यंत वृहत मेन मेमोरी का भ्रम है या अत्यंत वृहत सेकेंडरी मेमोरी का भ्रम है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी अत्यंत वृहत मेन मेमोरी का भ्रम है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है। लेजर प्रिंटर की गति है वो किस में मापी जाती है? तो ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कि लेजर प्रिंटर की गति जो है वो किसके अंदर मापी जाती है? CPM में मापी जाती है, DPI में मापी जाती है, PPM में या फिर LPM में? तो किस में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा PPM। और PPM और इनकी जो फुल फॉर्म है तो वो भी यानी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो PPM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पेज पर मिनट्स हो जाएगी। पेज पर मिनट्स, पेज पर मिनट्स होती है PPM की फुल फॉर्म, पेज पर मिनट्स। और इसी प्रकार अगर प्रिंटर की गुणवत्ता क्या पूछा जाए तो किस में मापा जाता है? DPI में मापा जाता है। और DPI की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट पर इंच होती है। डॉट पर इंच होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता की अगर बात करें तो डॉट पर इंच के अंदर मापी जाती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना खालिस्तान एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना किसको जरूरी है? स्टैटिक रैम को है, डायनेमिक रैम को है, मैग्नेटिक रैम को है या फिर ऑप्टिकल मेमोरी को है? तो एक समय अंतराल के बाद यानी किसको रिफ्रेश करना जरूरी होता है? यानी प्रति सेकंड कौन सी ऐसी मेमोरी है जो रिफ्रेश होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डायनेमिक रैम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी डायनेमिक रैम जो होती है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से खालिस्तान द्वारा लेपित होती है। यानी जो अपनी हार्ड डिस्क होती है इसके ऊपर दो इस प्रकार से चक्कर लगे होते हैं। तो ये जो चक्कर होता है वो किसके द्वारा लेपित किया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड के द्वारा है, कार्बन लेयर के द्वारा है, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड के द्वारा है या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो स्कैनर है, माउस है, जॉयस्टिक है या उपरोक्त सभी है? तो इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सी है? तो यानी स्कैनर जो होता है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, माउस भी इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो यानी उपरोक्त सभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इनपुट डिवाइस ये सारी की सारी होती हैं। स्कैनर हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक पॉइंट हो गया, टच पैड हो गया। तो ये सारे के सारे यानी इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट है एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है। एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसको किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, प्रोग्रामर होता है, सेंसर होता है। तो एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी,
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सेंसर। इसमें क्या होता है, सेंसर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है OMR दर्शाता है। OMR क्या दर्शाता है, ऑप्टिकल मैनुअल रीडर, बी नंबर ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, सी नंबर ऑप्शन है ऑपरेटर मार्क रीडर, डी नंबर ऑप्शन है ऑप्शन मार्क रीडर। तो OMR क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर। और इसका यूज क्या होता है, यानी जो OMR शीट्स होती हैं, जो अपने OMR शीट्स होती हैं, यानी जो उत्तर पुस्तिका होती हैं, उनको जांच करने के काम में आता है। ये ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रैम को कहा जाता है रैम। और सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप सभी को पता होनी चाहिए। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम से अपने क्या होता है, रैम से तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है, रीड राइट मेमोरी होती है, कोर मेमोरी होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रैम जो होती है वो एक रीड राइट मेमोरी होती है, यानी रीड राइट। इसके अंदर अपने डेटा को क्या है, राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रीड और राइट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के इतिहास में व्यवहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया। कंप्यूटर के इतिहास में व्यवहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग था जो किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, हार्वर्ड एकन ने किया था, डॉक्टर हरमन होलरिथ ने किया था, या फिर जोसेफ जैकॉर्ड ने किया था। तो कंप्यूटर के इतिहास में पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हरमन होलरिथ ने। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हरमन होलरिथ ने कंप्यूटर के इतिहास में पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CPU में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है। CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है, तो ऑप्शन नंबर है प्राथमिक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है, बी नंबर ऑप्शन प्राथमिक भंडारण में डेटा का स्थानांतरण करना है, सी नंबर ऑप्शन तार्किक संचालन करना है, और डी नंबर ऑप्शन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का भंडारण। तो CPU में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तार्किक संचालन करना। यानी तार्किक संचालन करने का जो काम होता है वो यानी किसका होता है, CPU में कंट्रोल यूनिट का काम होता है। CPU के अंदर CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो एक तो ALU होता है, एक आपका CU होता है, और एक MU होता है। यानी CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU और MU। तो इसमें कंट्रोल यूनिट का कार्य पूछा गया है तो तार्किक संचालन करना होता है। ALU का काम क्या होता है, यानी इसके अंदर जो भी अर्थमेटिक्स यानी जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करना होता है, और मेमोरी यानी इसमें जो डेटा वगैरह स्टोर करने के काम में आता है। तो यानी CPU का नियंत्रण भाग भी अपने इसको कह सकते हैं। कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जा सकता है, CPU का नियंत्रण भाग भी इसको कहा जा सकता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है, डॉट प्रति स्क्वायर इंच में, डॉट्स प्रति इंच में, डॉट प्रिंटेड यूनिट में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है, तो एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है DPI में। अभी इसके बारे में अपने डिस्कस किया था, DPI में मापा जाता है। और DPI की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट प्रति इंच होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किस में मापा जाता है, DPI में मापा जाता है, यानी डॉट प्रति इंच के अंदर मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है EPROM का उपयोग किया जा सकता है। EPROM का उपयोग किस लिए किया जा सकता है, रोम के कंटेंट मिटाने के लिए, रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन रोम के कंटेंट को पुनर्निर्माण करने के लिए, और डी नंबर ऑप्शन रोम को डुप्लीकेट करने के लिए। तो सबसे पहले अपने EPROM की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। तो इसका
काम देखो क्या होता है, इसके फुल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा। रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनः निर्माण करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनः निर्माण करने के ये काम में आता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी या फिर सहायक या फिर सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो यह आपको बताना है। मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है या फिर रैम है। तो यानी इसमें से ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी कौन सी नहीं है, तो रैम। रैम जो आती है वो प्राइमरी या आंतरिक मेमोरी इसको कहा जाता है, इसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी। तो ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर नहीं आती, ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है और इसको प्राथमिक मेमोरी अपने कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी अगर अपने कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो उसको इनपुट से आउटपुट में बदलने का जो काम है, इनपुट से आउटपुट में जो बदलने का काम है वो कौन करता है, तो यह आपको बताना है। सीपीयू करता है, मेमोरी करती है, स्टोरेज करता है या फिर उपरोक्त सभी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। तो यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सीपीयू। उसके बाद नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव का खालिस्तान स्टोरेज है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो यानी कौन सी स्टोरेज है, तो नॉन वोलेटाइल है, फ्लैश है, अस्थायी है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो किस तरीके की स्टोरेज है, तो यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉन वोलेटाइल, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी ये लाइट जाने के बाद भी यानी डेटा को स्टोर रखती हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी भी होती है, यहाँ पर ऑप्शन में आपको सेकेंडरी मेमोरी भी दे सकता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, सेकेंडरी मेमोरी भी आपको दे सकता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है। कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है, रैम तथा रोम, रैम तथा सीपीयू, रोम तथा सीपीयू, हार्ड डिस्क तथा सीपीयू। कैश मेमोरी जो है वो किसके बीच में बफर के रूप में कार्य करती है, तो यानी रैम और सीपीयू के बीच में कार्य करती है। कैश मेमोरी जो होती है वो रैम और सीपीयू के बीच में काम करती है आपकी कैश मेमोरी। तो ये आपने ध्यान में रखना है, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करती है और ये सबसे छोटी, सबसे तेज़ और सबसे महंगी मेमोरी यही होती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन क्या है, तो लाइट पेन क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, और कौन सी इनपुट डिवाइस होती है ये, तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, पंच कार्ड का, ओएमआर का, पेजिंग ड्रम का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेजिंग ड्रम। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित इसी तरीके का जो कंटेंट है वो आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। और अगर आप थ्योरी की क्लास पढ़ना चाहते हो तो अपने पटवारी और ग्राम सेवक, पटवार और ग्राम सेवक के लिए कंप्यूटर की
थ्योरी की जो क्लास है तो वो भी अपने स्टार्ट कर रखी है चैनल के ऊपर, तो वो आप चैनल पे विजिट करके और इसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप यानी जीरो से लेकर यानी एडवांस तक आप सभी जो क्लासें हैं वो इसके अंदर लगा सकते हो, जो कि आपकी पटवारी ग्राम सेवक है। और अगर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स जैसे RSAD CCC कर रहे हो तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपने उनको ज़रूर से ज्वाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? तो ये आपने बताना है। तो लॉजिक यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, CPU कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंट्रोल यूनिट, यानी CU, यानी जिसको CPU का नियंत्रण भाग भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कंट्रोल यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट है, खालिस्तान कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कौन से कीबोर्ड है जो अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं? कवर्टी है, मैकिनटोश है, लैपटॉप है या फिर विंडोज़ है? तो कौन से कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लैपटॉप। लैपटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं वो अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैपटॉप। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है? कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट कौन सा है? तो ये आपको बताना है इसमें से, यानी सारी की सारी जो इनपुट डिवाइस हैं तो वो आपको इसमें से बताना है कौन सा है जो सारे के सारे इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। MICR ये भी एक प्रकार का स्कैनर होता है जो कि इनपुट के अंदर आता है, और टच स्क्रीन जो है तो वो भी आपका इनपुट के अंदर ही आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कैनर हो गया, MICR हो गया और टच स्क्रीन हो गया, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? इनपुट डिवाइस के अंदर ही आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क है, किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? ALU है, मेमोरी है, CPU है या फिर कंट्रोल यूनिट है? तो किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CPU, यानी CPU जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग इसको कहा जाता है, इसको CPU को, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? CPU को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया कौन करता है? कंट्रोल सेक्शन करता है, कैश मेमोरी करती है, प्राथमिक मेमोरी करती है या फिर एक्सटर्नल मेमोरी करती है? तो कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल सेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल सेक्शन के द्वारा कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया की जाती है, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर है। थर्मल हो गया, लेजर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, तो ये कौन से हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, दोनों है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो थर्मल, लेजर और इंकजेट जो प्रिंटर होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ये आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर अपने बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपके आते हैं ड्रम प्रिंटर हो गया, डेजीवेल प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया और लाइन प्रिंटर हो गया, तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अभी इसमें थर्मल, लेजर और इंकजेट प्रिंटर का पूछा गया है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं, तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है, CPU कार्य नहीं करता है। CPU कार्य नहीं करता है, तो कौन से कार्य CPU नहीं करता है? लॉजिकल ऑपरेशन नहीं करता है, डेटा का स्थानांतरण नहीं करता है, अंकगणित गणना है या फिर उपरोक्त सभी है? तो CPU कार्य नहीं करता है, तो कौन से कार्य CPU नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा का स्थानांतरण जो है वो CPU नहीं करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेटा का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद
नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है फास्ट स्टोरेज है, बी नंबर ऑप्शन फ्लेक्सिबल स्टोरेज है, सी नंबर ऑप्शन परमानेंट स्टोरेज है और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? तो फ्लॉपी डिस्क आपका एक फ्लेक्सिबल स्टोरेज है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लेक्सिबल स्टोरेज होता है आपका फ्लॉपी डिस्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर का जो उपयोग है वो क्या बनाने के लिए किया जा सकता है? कंप्यूटर बनाने के लिए, डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए, कैलकुलेटर बनाने के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जा सकता है? तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आप कंप्यूटर बना सकते हो, डिजिटल सिस्टम बना सकते हो और कैलकुलेटर आप बना सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है या फिर फ्लो चार्ट कहा जाता है। तो कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इनपुट, यानी कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी इनपुट। उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है? टेराबाइट यानी टीबी का बड़ा है, किलोबाइट यानी केबी का बड़ा है, गीगाबाइट यानी जीबी का बड़ा है और मेगाबाइट यानी एमबी। तो एमबी, जीबी, केबी और टीबी, तो यानी इनमें से सबसे बड़ा जो आकार है वो किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टेराबाइट, यानी टीबी का जो आकार है, टीबी जो मेमोरी होती है उसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है मेन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है। मेन स्टोरेज को क्या कहा जाता है? रजिस्टर कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है या फिर कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। तो मेन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मेमोरी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के लिए विशेष प्रोटोकॉल है? तो यानी इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ईमेल के लिए कौन सा एक विशेष प्रोटोकॉल है। तो एसएमटीपी है, एफटीपी है, टीसीपी आईपी है और एचटीटीपी है। तो इसमें से ये सभी के सभी वैसे प्रोटोकॉल है, इसमें से ईमेल के लिए विशेष प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नोट डाउन कर सकते हो। एफटीपी की क्या होती है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। टीसीपी आईपी की यानी अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। और एचटीटी की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। तो ये आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। इसमें अभी ईमेल के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल पूछा गया है, तो एसएमटीपी होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद खालिस्तान बिट्स बराबर 1 बाइट, यानी कितने बिट्स के बराबर 1 बाइट होता है? तो यह आपको बताना है। 2 के बराबर, 1000 के बराबर, 8 या 1 से 8। तो इसमें से आपको बताना है कि कितने बिट्स के बराबर 1 बाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। उसके बाद इंकजेट है। इंकजेट क्या है? डिस्क है, विमान है, बस है या फिर प्रिंटर है? तो इंकजेट क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंकजेट क्या है? एक प्रिंटर है। और इंकजेट कौन सा प्रिंटर होता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो ये भी आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है? कौन सी जो इकाई है वो
यानी अस्थायी रूप से डेटा को रखती है। इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, प्राइमरी मेमोरी यूनिट है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है। तो कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा को रखती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डेटा यानी स्टोर किया जाता है वो अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, यानी थोड़े समय के लिए स्टोर किया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और अपने रेगुलर आपके लिए लेसन वाइज ये जो क्लास है इसी तरीके से चलती रहेगी। लेसन 2 के अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से आगामी जितने भी लेसन्स हैं उन सभी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में अपनी जो वीडियो है रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।